अर्पण की नींद आज सुबह कुछ जल्दी खुल गई। सुबह सुबह खेत में जाना उसके कई सालों की आदत है। 40 साल का अर्पण अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक छोटे से परिवार में रहता है। परिवार की आजीविका के लिए वह सुबह जल्दी निकल जाता है। अलार्म से उठने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आज सुबह बिस्तर छोड़कर जब वह उठा तो घर की हल्की रोशनी में घड़ी देखी। वक्त था सुबह के 4 बजे। इतनी जल्दी उसकी नींद नहीं खुलती, लेकिन आज जैसे किसी ने उसकी नींद तोड़ दी हो। गले में कुछ भारीपन महसूस हुआ। उसे याद आया, कल देर रात नहाया था, शायद ठंड लग गई है। पानी के मटके से गिलास भरकर जल्दी जल्दी पीने के बाद भी गले का भारीपन नहीं गया। इतने में पीछे से उसकी पत्नी शारदा की आवाज आई, आज इतनी जल्दी क्यों उठ गए? अर्पण ने पलट कर देखा, उसकी पत्नी भी नींद से उठकर बैठी थी। नींद टूट गई। शरीर ठीक है आपका? आपको कुछ हुआ तो नहीं? शारदा ने चिंतित होकर पूछा। अर्पण ने जवाब दिया, नहीं, गले में हल्का सा भारीपन है, बस इसलिए खुद ही नींद खुल गई। सच बोल रहे हो, कुछ हुआ तो नहीं? शारदा ने दोबारा पूछा। हाँ, सच कह रहा हूं। तुम क्यों उठ गई? लेट जाओ, बाबू को भी सुबह स्कूल जाना है, तुम्हें उठना भी होगा। फिर शारदा बोली, मैं और थोड़ी देर लेट जाऊंगी, वैसे भी 5:30 बजे तो उठना ही होगा। अर्पण ने कहा, तुम लेट जाओ, मैं मुंह धोकर आता हूं, बाहर भी एक बार देख लेता हूं। यह कहते हुए अर्पण ने दरवाजा खोला और बाहर निकला। चारों तरफ अभी भी अंधेरा था और सुबह की रोशनी अभी तक नहीं फूटी थी। सूर्योदय से पहले आकाश में जो हल्की सी बदलाव की झलक दिखती है, वैसी ही थोड़ी सी आभा फैली हुई थी। सुबह की ताजगी भरी हवा और हल्की रोशनी को देखकर मन को एक अलग सा सुकून महसूस हुआ। बाहर की यह शांति महसूस करते हुए जब वह थोड़ा और आगे बढ़ा तो अचानक उसके कानों में कुछ आवाज आई। आवाज दूर झाड़ियों की तरफ से आ रही थी। झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल और किसी चीज को चबाने की तेज आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? अर्पण की इस तेज आवाज से वह हलचल अचानक शांत हो गई। हाथ में टॉर्च लेकर वह झाड़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, टॉर्च की रोशनी में उसने जो देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। झाड़ियों के पीछे से 2 चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। जब टॉर्च की रोशनी उन पर पड़ी तो वह देख पाया कि वहां एक अजीब सा 4 पाया जानवर था। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था और उसके सामने आधा खाया हुआ एक आदमी का शव पड़ा था। उस अजीब जानवर को देखकर समझ पाना मुश्किल था कि वह क्या था। अर्पण का दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। उसने देखा कि वह जानवर शव के तेज नाखूनों से मांस का एक टुकड़ा नोचकर खा रहा था। वह जानवर कुछ हद तक इंसानी औरत के शरीर जैसा दिखता था, लेकिन बाकी हिस्से किसी अजीब और खतरनाक जीव की तरह थे। अर्पण की सांस तेज हो गई। वह हिल तक नहीं पा रहा था। यह सब क्या हो रहा है? क्या वह सपना देख रहा है या यह सच था? अर्पण का गला जैसे बंद हो गया था। उसकी आवाज गले से नहीं निकल रही थी। सामने पड़े हुए उस मृत शरीर को देखकर उसने खुद को किसी तरह संभाला, लेकिन वह अजीब 4 पाया प्राणी जो कुछ कुछ इंसान जैसा लग रहा था, अब अपने 2 पैरों पर खड़ा हो गया। उसका खून से सना हुआ भयावह चेहरा अब अर्पण के ठीक सामने था। यह भयानक दृश्य अर्पण के गले को और कसकर जकड़ने लगा। वह 4 पाया प्राणी धीरे धीरे अर्पण की तरफ बढ़ने लगा। डर और बेबसी से भरा अर्पण हिल तक नहीं पा रहा था, और तभी पीछे से किसी औरत की तीव्र चीख गूंज उठी। यह चीख सुनते ही वह भयावह प्राणी अपने शिकार को वहीं छोड़कर तुरंत पीछे मुड़ा और झाड़ियों की ओर भागकर अंधेरे में गायब हो गया। अर्पण ने किसी तरह पीछे मुड़कर देखा तो उसकी पत्नी शारदा खड़ी थी। शारदा के पीछे उसका 10 साल का बेटा भी डर के मारे कांपता हुआ खड़ा था। आज उसकी पत्नी शारदा उसके लिए रक्षक बन गई थी। इतने भयानक पल के बाद जब अर्पण को थोड़ा होश आया तो उसकी घबराहट और डर ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और फिर वह पूरी तरह से चेतना खो बैठा और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। सुबह बीतने के साथ ही गांव के लोग अर्पण के घर से थोड़ी दूर झाड़ियों के पास जमा होना शुरू हो गए। वहां झाड़ियों के भीतर एक आधा खाया हुआ शव पड़ा था।
यह समझ पाना मुश्किल था कि वह किसका शव था। थाने के दारोगा राजेंद्र बाबू चिंतित चेहरे के साथ वहां पहुंचे। शारदा भी थोड़ा दूर खड़ी थी। शारदा को देखकर राजेंद्र बाबू ने उससे सवाल किया, आपने यह कब देखा? शारदा ने धीमे स्वर में जवाब दिया, आज सुबह। दारोगा बाबू, सुबह आप लोग क्या कर रहे थे? हम सोकर उठे थे। मेरे पति अर्पण सुबह उठकर खेत जाते हैं। वह ताजी हवा लेने के लिए बाहर निकले थे, तभी उन्होंने यह भयानक दृश्य देखा। शारदा की आवाज भर्राई। फिर उसने कहा, मैं भी उनके पीछे पीछे बाहर आई और यह सब देखकर जोर से चीख पड़ी। शायद मेरी चीख से ही वह बच पाए, वरना उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा कुछ देखा कि होश खो बैठे और बेहोश होकर गिर गए। मेरी चीख सुनकर वह अजीब प्राणी भाग गया। अजीब प्राणी, इसका क्या मतलब? राजेंद्र बाबू ने चौंकते हुए पूछा। हां दारोगा बाबू, वह एक चारपाया अजीब प्राणी था। बड़े बड़े दांत और लंबे नाखून। दांतों और नाखूनों से वह इस शव को नोच नोच कर खा रहा था। मेरी चीख सुनकर वह भाग गया, वरना शायद वह मेरे पति पर भी हमला करने की योजना बना रहा था। अब सोचती हूं कि अगर मैं वहां न गई होती तो न जाने क्या हो जाता। उसके बाद वह अंधेरे में झाड़ियों की तरफ भाग गया। तो वह पूरी तरह चारपाया प्राणी था। शारदा ने एक गहरी सांस ली और कहा, नहीं दारोगा बाबू, जब वह अपने दो पैरों पर खड़ा हुआ तो वह एक भयानक, दैत्याकार, लंबी महिला की आकृति जैसा लग रहा था। यह सुनकर राजेंद्र बाबू का माथा और ज्यादा सिकुड़ गया। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, आपके पति अब कैसे हैं? शारदा ने कहा, उन्हें तेज बुखार है। उन्होंने यह सब अपनी आंखों के सामने देखा, बहुत करीब से, इसलिए उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है और वह अपनी नसों पर काबू नहीं रख सके। राजेंद्र बाबू ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, ठीक है, पहले उन्हें थोड़ा ठीक हो जाने दीजिए, फिर मैं उनसे बात करूंगा। झाड़ियों के पास खड़े गांव वालों में खौफ और बेचैनी फैल गई थी। हर कोई अपने अपने अंदाज में उस घटना की कल्पना कर रहा था। शारदा की बातें सुनकर दारोगा बाबू की आंखों में एक अनजाना डर साफ झलक रहा था। साहब, पास के मैदान में आइए, वहां एक और औरत की लाश पड़ी है। पीछे से कांस्टेबल की इस चीख सुनकर राजेंद्र बाबू तुरंत पलटे और पास के मैदान की तरफ दौड़ पड़े। उनके साथ देव कुमार बाबू, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और गांव के लोग भी उसी दिशा में भागे। वहां पहुंचकर देखा गया कि एक अधेड़ उम्र की महिला अर्धनग्न अवस्था में जमीन पर पड़ी थी। उसका सिर उलटी दिशा में मुड़ा हुआ था, यानी उसका गला मरोड़कर हत्या की गई थी। महिला को देखकर भीड़ में से एक गांव वाले ने आवाज लगाई, अरे यह तो सुरेश की पत्नी राधिका है। कल शाम से ही इसे और इसके पति को ढूंढा जा रहा था। राजेंद्र बाबू ने शव करीब से जांचा। उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहराने लगीं। फिर उठकर उस व्यक्ति के पास पहुंचे जो बोल रहा था। कब से ये दोनों लापता थे? उन्होंने सख्त स्वर में पूछा। कल शाम से साहब। आज सुबह शायद सुरेश के पिता आपकी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आने वाले थे, उस व्यक्ति ने घबराते हुए जवाब दिया। राजेंद्र बाबू ने गंभीरता से कहा, अगर यह महिला राधिका है तो वहां जो शव पड़ा है वह जरूर सुरेश का होगा। इनके घर कहां हैं? उन्होंने कुछ पल सोचा, फिर अपने निर्देश दिए। शव को ले जाने से पहले उसकी पहचान करने की कोशिश की जानी चाहिए। फिर उन्होंने गांव वाले को देखते हुए कहा, मैं 2 लोगों को भेज रहा हूं, आप उनके साथ जाएं और सुरेश के पिता को यहां लाएं। राजेंद्र बाबू के आदेश पर 2 कांस्टेबल उस व्यक्ति को लेकर सुरेश के पिता को लाने के लिए निकल गए। इसके बाद राजेंद्र बाबू आसपास विभिन्न स्थानों पर कोई सुराग ढूंढने लगे। हालांकि कोई ठोस सुराग नहीं मिला, लेकिन एक जगह पर आकर वे ठिठक गए। वहां कीचड़ में एक बड़े आकार के पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जो सामान्य इंसानी पैरों से काफी बड़े थे। राजेंद्र बाबू ने झुककर उन निशानों का गहराई से निरीक्षण किया। पैरों के साथ बड़े बड़े नाखूनों की उपस्थिति भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उनका माथा सोच में सिकुड़ गया। यह कैसे पैरों के निशान हैं, इतने बड़े, और ये नाखून इंसान के तो हो ही नहीं सकते। उन्होंने जितने भी जरूरी सबूत इकट्ठा किए जा सकते थे वे कर लिए, क्योंकि उस समय उनके पास कोई विशेषज्ञ नहीं था जो इस मामले की तुरंत जांच कर सके। पैरों के निशान की जगह की तस्वीरें खींची गईं।
इसके साथ ही सबूत के तौर पर उसे सुरक्षित रखने के लिए उस क्षेत्र को घेर दिया गया। राजेंद्र बाबू के चेहरे पर चिंता और उलझन साफ झलक रही थी। विशेषज्ञ को आने में समय लगेगा, उन्होंने खुद से कहा। तब तक हमें इन निशानों को सुरक्षित रखना होगा। लेकिन यह मामला कुछ और ही कहानी कह रहा है। अब तक की शांति इन बड़े पैरों के निशानों ने पूरी तरह तोड़ दी थी। वहां खड़े पुलिसकर्मी और गांव वाले सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। हर किसी के मन में सवाल थे, यह निशान आखिर किसका हो सकता है। इसी बीच सुरेश के पिता योगेश को पुलिसकर्मी लेकर आए। योगेश बाबू ने कांपते हुए अपनी बहू को शव के कपड़ों से पहचान लिया। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे के शव को भी पहचान लिया। बेटे और बहू को खोकर योगेश पूरी तरह टूट चुके थे। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब उनके परिवार में केवल उनकी पोती ही जीवित बची थी। योगेश बाबू की पीठ पर सांत्वना भरा हाथ रखते हुए राजेंद्र बाबू ने गहरी आवाज में कहा, शांत हो जाइए। योगेश बाबू, कृपया शांत हो जाइए। आपकी पोती कहाँ है? योगेश बाबू ने रोते हुए जवाब दिया, और क्या होगा अब शांत रहकर? दारोगा बाबू, अब तो बस पोती का चेहरा देखना ही बाकी है। राजेंद्र बाबू ने थोड़ा और गंभीर होकर पूछा, आपकी पोती अभी कहाँ है? मैंने उसे पड़ोसियों के पास छोड़ दिया है। जब आपकी पुलिस आई थी तभी मन बेचैन हो रहा था, इसलिए उसे वहां छोड़ आया। योगेश बाबू ने थरथराते हुए कहा। राजेंद्र बाबू ने कुछ देर सोचा, फिर पूछा, क्या आपको पता है कि आपका बेटा और बहू कहाँ गए थे? सुरेश ने बताया था कि वह अपने ससुराल जा रहा है। वहां पहुंचने के बाद फोन करने की बात कही थी, लेकिन उसने कोई खबर नहीं दी। मैंने खुद भी ससुराल में फोन किया था, लेकिन पता चला कि वे वहां नहीं पहुंचे। योगेश बाबू की आवाज में घबराहट थी। फिर मैंने सुरेश को फोन किया। फोन तो बजा, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। तो आप थाने क्यों नहीं आए? राजेंद्र बाबू ने सख्त लहजे में पूछा। सोच रहा था कि शायद वे कहीं बिना बताए गए होंगे। इस उम्मीद में कल रात थाने नहीं गया, उन्होंने कहा आंसुओं को पोंछते हुए। लेकिन आज सुबह यह दुखद खबर मिल गई। ठीक है, शांत हो जाइए। क्या आपको किसी पर शक है कि कोई ऐसा कर सकता है? राजेंद्र बाबू ने सहानुभूतिपूर्ण लेकिन गंभीर लहजे में पूछा। योगेश बाबू ने निराशा में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा कोई नहीं है जिस पर मुझे शक हो। हमारे कोई ऐसे दुश्मन नहीं है जिन पर संदेह किया जा सके। ठीक है, आपके बेटे के ससुराल कहाँ हैं? तिमिरपुर, योगेश बाबू ने धीमे स्वर में जवाब दिया। यहां से बस से 1 घंटे की दूरी पर है। राजेंद्र बाबू ने कुछ पल सोचा और फिर बोले, मैं सुझाव देता हूं कि अपनी पोती को कुछ दिनों के लिए उसके मामा के घर भेज दें। कम से कम उसे इस घटना से दूर रखा जा सकेगा। उन्होंने गंभीरता से समझाते हुए कहा, क्योंकि अगर वह अपने माता पिता को नहीं देख पाएगी तो आपसे बार बार सवाल करेगी और आपके लिए उसे संभालना मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैंने यह उपाय बताया। योगेश बाबू ने गहरी सांस लेते हुए सहमति में सिर हिलाया। हाँ, यही करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। कुछ और छोटी बातचीत के बाद राजेंद्र बाबू औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए वहां से चले गए। शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया। माहौल बेहद भारी था। घटना की क्रूरता ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। अस्पताल में देव कुमार बाबू और अन्य अधिकारी भी पहुंच चुके थे। राजेंद्र बाबू पुलिसकर्मियों के साथ वहां पहुंचे और घटना की क्रूरता और गंभीरता को समझते हुए सभी अधिकारी एक जगह इकट्ठा हुए। हर किसी के मन में सवाल था, यह सब किसने किया और क्यों? पास में खड़े कांस्टेबल निखिल से राजेंद्र बाबू ने गंभीर स्वर में पूछा, ठीक है, जब तुमने उस महिला का शव देखा तो वह किस हालत में था? निखिल ने तुरंत जवाब दिया, साहब, वह ऊपर की तरफ पड़ा था। सिर उलटी दिशा में मुड़ा हुआ था। शरीर पर लगभग कुछ भी नहीं था। राजेंद्र बाबू ने सोचते हुए अगला सवाल किया, क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी जंगली जानवर का काम हो सकता है? गांव के पास एक जंगल है साहब, लेकिन वहां हिंसक जानवरों का होना लगभग असंभव है, निखिल ने स्पष्ट किया। राजेंद्र बाबू की आंखों में उलझन और गहराई। तो फिर यह कैसे हुआ? क्या तुम्हें कुछ खास नजर आया? निखिल ने झिझकते हुए कहा, हाँ साहब, एक बात पर ध्यान दीजिए, उस आदमी का शव आधा खाया हुआ था।
लेकिन उस महिला के शरीर पर ऐसे कोई चोट के निशान नहीं थे, सिर्फ गला मरोड़ा गया था। अगर यह किसी जंगली जानवर का हमला होता तो मामला अलग तरह का होता। राजेंद्र बाबू ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कह रहे हो। अर्पण और शारदा की बात के अनुसार यह एक अजीब सा जीव था, लेकिन फिर भी क्या यह किसी जंगली जानवर का हमला हो सकता है? निखिल ने दृढ़ता से जवाब दिया, ऐसा होने की संभावना कहां है साहब? थाने लौटने के बाद इस नए मामले ने राजेंद्र बाबू और उनकी टीम के लिए गहरी चिंता पैदा कर दी। उनके पास इस समस्या को सुलझाने के लिए अब तक केवल उस दैत्याकार पैरों के निशान के अलावा कोई ठोस सुराग नहीं था। यह मामला हर गुजरते पल के साथ और पेचीदा होता जा रहा था। सवालों के जवाब अब भी अधूरे थे। यह सब कर कौन रहा है और क्यों? उस दिन तो जैसे तैसे मामला शांत हो गया, लेकिन अगले दिन फिर से मुसीबत शुरू हो गई। सुबह थाने में राजेंद्र बाबू थोड़ी चिंतित मुद्रा में बैठकर चाय पी रहे थे। उनके सामने की कुर्सी पर अधिकारी देव कुमार बैठे थे। दोनों चाय की चुस्कियों के बीच पिछले दिन की घटना पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि उस जगह पर एक बार फिर जाकर गहराई से जांच पड़ताल करनी होगी और आसपास के क्षेत्र की अच्छी तरह छानबीन करनी पड़ेगी। अच्छा देव कुमार, इस गांव में पहले कभी ऐसी घटना हुई है? क्योंकि मैं यहाँ 3 महीने पहले आया हूँ, इसलिए गांव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। राजेंद्र बाबू ने गंभीर स्वर में पूछा। देव कुमार ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं सर। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने जोड़ा, इस तरह की घटना यहाँ पहले कभी नहीं हुई। यह घटना हमारे सामने एक बड़ी चुनौती बनकर आई है। राजेंद्र बाबू ने थोड़ा और गहराई से पूछा, जरा ध्यान से सोचो, तुम्हारी जानकारी में कोई छोटी घटना भी हुई हो जिससे कोई सुराग मिल सके? देव कुमार ने गंभीरता से जवाब दिया, नहीं सर, ऐसी कोई घटना मुझे याद नहीं। और सच कहूं तो यह गांव बहुत शांतिपूर्ण है, यहां ऐसी चीजें कभी नहीं होती। तभी दरोगा बाबू, किसी की व्याकुल आवाज सुनकर दोनों सतर्क हो गए। एक गांव वाले अरुण दौड़ते हुए थाने में दाखिल हुआ। उसे हांफते हुए देखकर देव कुमार ने तुरंत पूछा, क्या हुआ अरुण, इस तरह हांफ क्यों रहे हो? अरुण ने घबराई और कांपती आवाज में कहा, सर्वनाश हो गया, जल्दी चलिए, कल की घटना फिर से हो गई। अभी थोड़ी देर पहले पास के खेत में झाड़ियों के पास मैंने देखा कि हमारे ही गांव का एक शराबी वहां पड़ा है। अरुण की आवाज और तेज हो गई। उसकी कमर से नीचे का हिस्सा किसी ने खा लिया है और उसके चेहरे का आधा हिस्सा भी किसी धारदार चीज से काट दिया गया है। अरुण के पीछे गांव के और भी लोग थाने में आ गए। वे भी अरुण के साथ यह खबर देने पहुंचे थे। अरुण से खबर पाते ही राजेंद्र बाबू, देव कुमार और कुछ कांस्टेबलों के साथ उस दिशा में गाड़ी लेकर तुरंत निकल पड़े। झाड़ियों वाला वह इलाका जंगल जैसा नहीं था, बल्कि साफ सुथरा था और सड़क के करीब ही स्थित था। वहीं झाड़ियों के पास एक व्यक्ति गंदगी से सनी बनियान पहने पड़ा था। उसकी कमर से नीचे का हिस्सा गायब था और चारों तरफ खून फैला हुआ था। हालांकि खून अब सूखकर जम गया था और रेत में सख्त हो चुका था। उसकी खोपड़ी के एक हिस्से को नोचा गया था। उसकी एक आंख और चेहरे का एक हिस्सा गायब था। यह भयानक दृश्य देखकर राजेंद्र बाबू ने तुरंत रुमाल से नाक ढककर शव का करीब से निरीक्षण किया। पुलिस के बाकी लोग पूरे इलाके को छानने लगे। वहीं कीचड़ में दैत्याकार पैरों के निशान साफ दिख रहे थे, जो पहले की घटनाओं में भी मिले थे, लेकिन निशानों के अलावा वहां और कोई सुराग नहीं था। तभी एक कांस्टेबल ने जोर से आवाज लगाई, साहब इधर आइए, एक 16 साल का लड़का झाड़ियों में पड़ा है। राजेंद्र बाबू और देव कुमार तुरंत वहां दौड़कर पहुंचे। राजेंद्र बाबू ने लड़के की गर्दन के पास हाथ रखा तो पता चला कि उसकी सांसें चल रही थीं। लड़के का पूरा शरीर खून से लथपथ था और उसके चेहरे पर ताजा खून के धब्बे थे। यह देखकर राजेंद्र बाबू ने तुरंत देव कुमार को निर्देश दिया, लड़के को तुरंत अस्पताल भेजने की व्यवस्था करो। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह लड़का इस गांव का नहीं लगता, हो सकता है कि वह कहीं और से आया हो। यह पता लगाना जरूरी है कि वह यहाँ क्या कर रहा था। लड़के को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और मौके पर मौजूद पुलिस और गांव वालों के चेहरों पर डर और उलझन साफ झलक रही थी। लड़के के कपड़े फटे हुए थे और उसके शरीर पर खरोंचों के गहरे निशान थे। उसके पूरे शरीर पर निशान इस बात का सबूत थे कि जीवन के अवशेष मात्र उसके शरीर पर बचे थे।
लेकिन उस भयानक दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर के हिस्सों को धारदार चीज से काट लिया हो। लेकिन क्यों? आखिर इस हत्या का कारण क्या है? यह सवाल हर किसी के दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। इसी भीड़ के बीच अर्पण और उसकी पत्नी शारदा भी वहां आ गए। उनके चेहरों पर भय साफ झलक रहा था, लेकिन वे अकेले नहीं थे। इन 2 दिनों में हुई 3 हत्याओं ने सभी गांव वालों के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच दी थीं। अर्पण तो किस्मत से बच गया, और यह बच्चा, यह अब तक जीवित कैसे है? यही सबसे हैरानी की बात है। भीड़ में से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। अरुण, जो खुद भी डरा हुआ था, राजेंद्र बाबू का हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, दारोगा बाबू, अब क्या होगा? अब क्या करेंगे? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। राजेंद्र बाबू ने उसकी तरफ देखा और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में समझाते हुए कहा, धैर्य रखो अरुण, हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। किसी न किसी तरह से यह सुलझेगा। कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, यह हमें जानना होगा। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन उससे पहले हमें सबकी जान बचानी होगी। इसके बाद राजेंद्र बाबू ने गांव वालों को संबोधित करते हुए गंभीर स्वर में कहा, सुनिए, जो लोग यहाँ मौजूद हैं वे इस बात को पूरे गांव में फैला दें। आज से शाम के बाद कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। जो भी काम हो उसे दिन के उजाले में जल्दी निपटाकर घर लौट जाएं। रात को कोई बाहर ना निकले और अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें। उन्होंने जोड़ा, पुलिस शाम से गांव में गश्त लगाएगी। 3 से 4 कांस्टेबल हर समय बारी बारी से पहरा देंगे। अगर किसी को कोई समस्या हो तो तुरंत थाने में फोन करें, हम तुरंत मदद के लिए पहुंचेंगे। गांव वालों ने घबराई और सहमी हुई निगाहों से राजेंद्र बाबू की बात सुनी। उनके निर्देश के बाद सुनिश्चित किया गया कि यह संदेश पूरे गांव में फैला दिया जाए। इस भयानक माहौल में डर अब हर दिल में घर कर चुका था। सवालों के जवाब अभी भी गायब थे, लेकिन उम्मीद का सहारा सिर्फ पुलिस की सतर्कता और कार्रवाई पर टिका था। दोपहर के समय थाने से पूरे गांव में माइक के जरिए यह घोषणा कर दी जाएगी कि सभी लोग सतर्क रहें। राजेंद्र बाबू ने गंभीर स्वर में कहा, लड़का 2 गांव दूर का रहने वाला है। अभी तक उसे होश नहीं आया है, इसलिए उससे कुछ पूछ नहीं पाए, लेकिन विभिन्न स्रोतों से हमें कुछ जानकारी मिली है। फिलहाल और कोई सुराग नहीं है। चलो एक बार लड़के से मिलते हैं और देखते हैं उसकी स्थिति कैसी है। जब देव कुमार और राजेंद्र बाबू लड़के के पास पहुंचे तो उसे अभी अभी होश आया था। लड़के को थोड़ा हिलते डुलते देखकर राजेंद्र बाबू उसके पास बैठे। लड़के ने आंखें खोलते ही कमजोर आवाज में पूछा, मैं कहां हूं? राजेंद्र बाबू ने शांत स्वर में कहा, तुम अस्पताल में हो, चिंता मत करो, सब ठीक है। लड़के ने हिचकते हुए कहा, मैं यहां कैसे आया? मैं तो सड़क पर चल रहा था। राजेंद्र बाबू ने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ईशान। मैं कालपुर गांव में रहता हूं। लेकिन यह जगह कहां है? यह भैरवगढ़ है, तुम्हारे गांव से 2 गांव पहले। लेकिन मैं यहां कैसे पहुंचा? ईशान ने घबराते हुए पूछा। तुम कहां जा रहे थे? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? राजेंद्र बाबू ने गहराई से उसकी ओर देखते हुए पूछा। उन्होंने देखा कि लड़के के दांतों पर खून के निशान थे। ईशान ने कांपती आवाज में बताना शुरू किया, शाम के समय मैं रेल स्टेशन की ओर जा रहा था। भैरवगढ़ के बाद कालपुर स्टेशन है। शायद शाम के 7 बज रहे होंगे। भैरवगढ़ के पास एक घना जंगल है। जब मैं उस जंगल को पार कर रहा था तो मैंने जंगल के भीतर एक रोशनी देखी। मैं हैरान और डरा हुआ था, इसलिए तेजी से चलने लगा। राजेंद्र बाबू ने बीच में पूछा, फिर क्या हुआ? ईशान ने रुकते हुए कहा, जैसे ही मैंने तेज चलना शुरू किया, मैंने थोड़ा दूर एक लंबा सा धुएं जैसा कुछ देखा। वह इतना बड़ा था कि अगर 2 आदमी एक के पीछे एक खड़े हों तो जितनी जगह घिरेगी उतना बड़ा वह था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर मेरी नजर एक दैत्याकार महिला जैसी आकृति पर पड़ी। फिर क्या हुआ? राजेंद्र बाबू ने जल्दी से पूछा। ईशान की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कांपते हुए कहा, वह छाया मूर्ति मेरी ओर आने लगी। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी मेरा शरीर भारी होने लगा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा, तुम्हें आज सुबह झाड़ियों के पीछे से बेहोशी की हालत में गांव वालों ने बचाया। इतना कहकर राजेंद्र बाबू चुप हो गए।
वह और कुछ नहीं कहना चाहते थे क्योंकि लड़के की उम्र कम थी और वह इससे मानसिक रूप से प्रभावित हो सकता था। डॉक्टर से बात करने के बाद राजेंद्र बाबू बाहर आए। उनके माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई थी। शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने में समय लगेगा और फिलहाल उनके पास ज्यादा सुराग नहीं थे। इस बीच थाने से गांव में माइक के जरिए घोषणा करवाने की व्यवस्था की गई। पूरे गांव को सतर्क रहने की सलाह दी गई और सभी को सख्त हिदायत दी गई कि शाम के बाद कोई भी बाहर न निकले। फिलहाल अगली घटना का इंतजार करने और सतर्क रहने के अलावा पुलिस के पास कोई और रास्ता नहीं था। थाने लौटकर राजेंद्र बाबू शाम का इंतजार करने लगे। शाम के 7 बजे गश्ती गाड़ी निर्देशानुसार निकलने वाली थी। विराज और शेखर नामक 2 कांस्टेबल को पहले शिफ्ट में गश्त पर भेजा गया। उनके साथ फोन और वॉकी टॉकी भी दिए गए ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत संपर्क किया जा सके। जैसा तय हुआ था, 3 शिफ्टों में हर रात 2 से 3 लोग पहरा देंगे जब तक कि मामले का कोई हल नहीं निकलता। पहले शिफ्ट में गाड़ी निकलते ही राजेंद्र बाबू और देव कुमार फिर से चर्चा में जुट गए। देव कुमार, दिन ब दिन चिंता बढ़ रही है, हमें कोई सुराग नहीं मिल रहा है। देव कुमार ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, कहीं यह किसी अदृश्य ताकत का काम तो नहीं। राजेंद्र बाबू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देव कुमार, तुम पुलिस में हो और पढ़े लिखे हो, इस तरह की बातें तुम्हारे दिमाग में कैसे आ रही हैं? सर, आप शहर के आदमी हैं, ऐसी कई घटनाएं हैं जिनका पता आधुनिक विज्ञान भी नहीं लगा सका। राजेंद्र बाबू ने उसे सख्त लहजे में टोका, देव कुमार, ये सब बातें अपने दिमाग से निकालो, नहीं तो तुम्हारे साथ काम करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। सॉरी सर, मैं अब ऐसी बातें नहीं करूंगा। इतने में वॉकी टॉकी पर अचानक घिस घिस की आवाज सुनाई दी। फिर एक भयानक चीख गूंज उठी, सर बचाइए। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। राजेंद्र बाबू का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने तुरंत खतरे का अंदेशा लगाया और गाड़ी में 2 और पुलिसकर्मियों को साथ लेकर मौके पर तेजी से रवाना हो गए। जहां से पहरेदारी का प्लान बनाया गया था, उस सड़क पर तेजी से गाड़ी चलाते हुए राजेंद्र बाबू और उनकी टीम पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि विराज सड़क पर भागते हुए उनकी गाड़ी की तरफ आ रही थी। गाड़ी के सामने पहुंचते ही विराज लड़खड़ाकर गिर गई। राजेंद्र बाबू ने तुरंत गाड़ी रोकी और देव कुमार के साथ गाड़ी से उतरे। बाबू, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, विराज ने घबराते हुए कहा और उंगली से सड़क की ओर इशारा किया। राजेंद्र बाबू और देव कुमार ने देखा कि सड़क पर लगभग 8 फुट लंबा एक आकृति मानव तूफान की गति से उनकी ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह आकृति विराज के पास खड़े राजेंद्र बाबू और देव कुमार को देखती है, वह झाड़ियों में छिपने की कोशिश करती है। ठीक उसी समय राजेंद्र बाबू ने फुर्ती से उस आकृति के कंधे को निशाना बनाकर गोली चला दी। कंधे पर गोली लगते ही वह आकृति जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख किसी अजीब जंगली जानवर जैसी थी, लेकिन उसमें एक औरत की आवाज का मिश्रण भी था। इसके बाद राजेंद्र बाबू ने तुरंत दूसरी तरफ के कंधे को निशाना बनाकर एक और गोली चलाई। वह आकृति अंधेरे में गायब होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वह और तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। यह लगभग 8 फुट ऊंचा दानव था। उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसके लंबे लंबे दांत बाहर निकले हुए थे। उसका चेहरा बेहद भयानक था, एक आंख फूटी हुई और दूसरी खून जैसी लाल। उसकी विशालकाय आकृति और सिर पर नीले रंग के लंबे बाल देखकर कोई भी डर जाए। वह धीरे धीरे लेकिन खतरनाक तरीके से उनकी ओर बढ़ रही थी। राजेंद्र बाबू यह सब देखकर कुछ पल के लिए स्तब्ध हो गए। विराज डर के मारे बुरी तरह सहमी हुई थी। तभी और भी तेज गोली चलने की आवाज हुई। इस बार देव कुमार ने उसके पैरों को निशाना बनाकर गोली चलाई। दानव जैसी वह आकृति जमीन पर गिर गई। गिरते ही उसका विशाल शरीर धीरे धीरे एक साधारण इंसान के शरीर में बदलने लगा। यह तो शेखर है, राजेंद्र बाबू ने चौंकते हुए कहा। उनके पीछे कांपती हुई विराज की ओर सबने देखा। विराज ने कांपते हुए कहा, जल्दी से उसे गाड़ी में डालकर अस्पताल ले चलिए, मैं सब कुछ बताऊंगी। गाड़ी में जाते वक्त शेखर के शरीर से गोली लगने की वजह से खून बह रहा था
और चारों तरफ फैल रहा था। राजेंद्र बाबू, देव कुमार और विराज ने जल्दी से शेखर के घायल शरीर को गाड़ी में डाला और अस्पताल के लिए रवाना हो गए। रास्ते में राजेंद्र बाबू ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या हुआ था? सही सही बताओ। विराज ने हल्की हिचकिचाहट के साथ पानी मांगा। गाड़ी में रखी बोतल से उसे पानी दिया गया। वह जल्दी जल्दी पानी पीने लगी और फिर गहरी सांस लेकर बताना शुरू किया। मैं और शेखर गाड़ी लेकर आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में कोई परेशानी नहीं थी। जैसा निर्देश दिया गया था वैसे ही सड़क पर कोई गांव वाले नहीं दिख रहा था। उसने थोड़ा रुककर कहा, हम काफी आगे बढ़ चुके थे। तभी उस इलाके के बड़े जंगल को पार करते वक्त अचानक ठंड सी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे धुएं ने सड़क को चारों तरफ से घेर लिया हो और कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। राजेंद्र बाबू ने सतर्क होकर पूछा, धुएं? कैसा धुआं? विराज ने कहा। इसी बीच जंगल के अंदर से एक रोशनी दिखाई दी। रोशनी देखकर हमने गाड़ी रोकी। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे वह रोशनी अचानक गायब हो गई। लेकिन इसके बाद सब कुछ बदलने लगा। उसने गला साफ करते हुए जोड़ा। शेखर अचानक स्थिर होकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल होने लगी और वह खांसने लगा। मैंने गाड़ी में रखी पानी की बोतल उसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने बोतल को फेंक दिया। विराज की आवाज डर से कांपने लगी। इसके बाद मैंने देखा कि शेखर का शरीर लंबा होने लगा। वह लगभग 8 फुट की ऊंचाई तक पहुंच गया और उसका चेहरा और शरीर भयानक रूप लेने लगा। उसने रोते हुए कहा, वह मेरी ओर बढ़ने लगा। किसी तरह मैंने वॉकी टॉकी से आपको सूचना दी और भागा। फिर यहां आपसे मुलाकात हुई और मेरी जान बच गई। गाड़ी में सन्नाटा छा गया। राजेंद्र बाबू ने गहरी सांस लेते हुए देव कुमार की ओर देखा। दोनों के चेहरों पर गंभीरता और उलझन साफ झलक रही थी। यह सब सुनने के बाद यह मामला अब केवल एक सामान्य अपराध नहीं रहा था। यह कुछ ऐसा था जिसका कोई तार्किक जवाब नहीं था। बहुत तेज गति से गाड़ी चलाकर देव कुमार और राजेंद्र बाबू अस्पताल पहुंचे और गाड़ी झटके से रोकी। उनकी गाड़ी की आवाज सुनकर अस्पताल के कर्मचारी, नर्स और डॉक्टर तुरंत बाहर आ गए। शेखर की हालत और पुलिस वालों के चेहरे की गंभीरता को देखकर अस्पताल प्रशासन ने बिना ज्यादा सवाल किए शेखर को तुरंत भर्ती कर लिया। कई घंटों के प्रयास के बाद डॉक्टरों ने शेखर के शरीर से 4 गोलियां निकालने में सफलता पाई। चूंकि गोलियां पेट या सीने पर नहीं लगी थीं, इसलिए खतरा टल गया। जान तो बच गई, लेकिन अब राजेंद्र बाबू और उनकी टीम को शेखर पर गोली चलाने की वजह का जवाब देना होगा। वे जानते थे कि घटना की वास्तविक स्थिति को समझाना और उस पर विश्वास दिलाना बेहद मुश्किल होगा। फिर भी शेखर अब तक पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। गोलियां निकाल दी गई थी, लेकिन उसे अभी होश नहीं आया था। इसी बीच पिछले 2 दिनों में मिले 3 शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास पहुंची। रिपोर्ट के अनुसार तीनों को बेहद क्रूर तरीके से मारा गया था। उनके अंगों को जैसे किसी धारदार चीज से काटा गया था। उनके शरीर के हिस्सों को नोच नोच कर खाया गया था। यह साफ समझ में आ रहा था, लेकिन असल में क्या हुआ था, यह सवाल अभी भी जवाब से दूर था। राजेंद्र बाबू ने रिपोर्ट पढ़ते हुए गहरी सांस ली। उनकी आंखों में चिंता और उलझन साफ झलक रही थी। अब क्या करें? यह मामला हर पल और पेचीदा होता जा रहा है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। देव कुमार ने उनकी ओर देखा और गंभीरता से जवाब दिया, सर, यह केवल किसी इंसान का काम नहीं हो सकता, कुछ और ही है। अस्पताल में राजेंद्र बाबू और देव कुमार गंभीर चर्चा में जुटे थे कि आगे क्या किया जा सकता है। सबसे बड़ी चिंता यह थी कि जिस तरह उन्होंने अपनी आंखों के सामने शेखर को बदलते देखा था, उसके बाद देव कुमार का भूत प्रेत वाला सिद्धांत अब राजेंद्र बाबू के लिए पूरी तरह खारिज करना आसान नहीं था। लेकिन राजेंद्र बाबू का शिक्षित और तार्किक दिमाग इसे किसी भी तरह स्वीकार करने को तैयार नहीं था। देव कुमार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि गांवों में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका आप लोग शहरों में रहने वाले अंदाजा भी नहीं लगा सकते। राजेंद्र बाबू ने जवाब दिया, लेकिन इसे मान पाना मुश्किल हो रहा है और ऊपर के अधिकारियों को शेखर पर गोली चलाने का जवाब भी देना है। देव कुमार ने गंभीरता से कहा, उसका भी एक तरीका है। हमें इस घटना को ऐसे पेश करना होगा कि लोग समझ सकें।
सबसे जरूरी है कि शेखर को पहले होश में लाया जाए और उससे बात की जाए। राजेंद्र बाबू ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, अगर शेखर होश में आकर बयान दे तो समस्या नहीं होगी, लेकिन जो कुछ हमने अपनी आंखों से देखा वह अगर खुद न देखा होता तो कभी विश्वास नहीं करता। इसी बीच शेखर को होश आ गया। जैसे ही शेखर ने आंखें खोली, सभी धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठ गए। देव कुमार ने शेखर के पास झुकते हुए पूछा, शेखर, अब कैसे हो? शेखर ने धीमी और कांपती आवाज में कहा, बहुत बहुत दर्द हो रहा है पूरे शरीर में। मैं यहां क्यों हूं? मेरे साथ क्या हुआ? मेरे पूरे शरीर में इतना दर्द क्यों है? मेरे कंधे में भी बहुत तकलीफ हो रही है। आखिर मेरे साथ क्या हुआ? राजेंद्र बाबू और देव कुमार एक दूसरे की ओर देखने लगे। सब कुछ बताता हूं। अच्छा, पहले यह बताओ कि तुम्हें आखिरी बार क्या याद है? राजेंद्र बाबू ने शेखर से सीधा सवाल किया। शेखर ने थोड़ा रुककर कहा, मैं और विराज गाड़ी में थे। जब हम जंगल के पास पहुंचे तो जंगल के अंदर एक रोशनी दिखाई दी। हमने गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतर गए। विराज थोड़ा आगे था, हाथ में टॉर्च लिए। तभी अचानक ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुंह को दबा लिया, जैसे कोई अदृश्य हाथ हो। मैं चिल्ला नहीं पा रहा था। उसके बाद मेरे शरीर में भारीपन होने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे कंधों पर बैठ गया हो। धीरे धीरे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे शरीर को खींचकर लंबा कर रहा है। शेखर की आवाज लड़खड़ाने लगी। मेरी कमर में तेज दर्द हो रहा था, लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। राजेंद्र बाबू ने गंभीर स्वर में कहा, इसके बाद तुम्हारा शरीर लगभग 8 फुट लंबा हो गया था। तुम्हारा चेहरा एक हिंसक दैत्य जैसा लगने लगा था। तुम विराज का पीछा कर रहे थे। उन्होंने रुककर गहरी सांस ली और कहा, अगर सही समय पर हम नहीं पहुंचते तो शायद विराज को बचा नहीं पाते। वॉकी टॉकी के जरिए हमें सिर्फ यह खबर मिली थी कि वह खतरे में है। तुम्हें रोकने के लिए हमें मजबूर होकर 4 गोलियां चलानी पड़ी, तभी जाकर तुम सामान्य स्थिति में लौटे। वरना जैसा हमने तुम्हें उस समय देखा था, अगर इसे किसी को बताएंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। शेखर की आंखों में डर और उलझन थी। उसने धीमे स्वर में पूछा, राजेंद्र बाबू, क्या यह संभव है कि हमारे गांव में हो रहे हत्याओं में भी ऐसा ही कुछ हो रहा हो? उसने अपनी बात जारी रखी, मेरा मतलब है, हो सकता है कि कोई अदृश्य शक्ति किसी के शरीर पर कब्जा कर लेती हो। यह शक्ति कुछ अलौकिक है जो हमारी सामान्य सोच से परे है। वह किसी के शरीर को अपने नियंत्रण में लेकर दूसरे पर हमला करती है, और जब उसकी भूख शांत हो जाती है तो वह उस शरीर को छोड़ देती है। कभी कभी कोई सौभाग्य से बच जाता है और कभी कोई दुर्भाग्य से शिकार बन जाता है। शेखर की बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। राजेंद्र बाबू, देव कुमार और बाकी सभी कुछ समय के लिए चुप हो गए, क्योंकि जो शेखर कह रहा था उसमें सच्चाई की संभावना ज्यादा थी। लेकिन इस बारे में अब तक किसी ने सोचा नहीं था। घटनाओं की भयानकता के कारण किसी का ध्यान इस ओर गया ही नहीं। देव कुमार ने धीरे से कहा, अगर यह सच है तो यह मामला हमारे हाथ से बाहर जा सकता है। राजेंद्र बाबू ने गहरी आवाज में कहा, अगर ऐसा है तो अब क्या किया जाए? उनकी टीम सोच में पड़ गई। यह सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, यह कुछ ऐसा था जो उनकी समझ और नियंत्रण से परे था। देव कुमार, तुम्हें एक काम करना होगा। क्या करना है, बताइए। इस गांव के इतिहास के बारे में जो भी जानकारी दे सके ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढना होगा। लेकिन क्यों, बताइए तो। पहले पता करो, इसकी जरूरत है। क्यों है ये बाद में समझ में आएगा, पहले ढूंढो। ठीक है, देखता हूं, लेकिन मुझे 1 दिन का समय देना होगा। ठीक है, कोई ऐसा चाहिए जो इस गांव के इतिहास को अच्छे से जानता हो। देव कुमार ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, सर, एक और बात कहनी थी। कहो। यह जो जंगल है या वह जगह जहां से यह घटनाएं हो रही हैं, वहां कोई जाता क्यों नहीं? सुना है कि वहां सालों से कोई नहीं गया है। हाँ, आसपास के लोग तो उस इलाके से गुजरते हैं, लेकिन जंगल के अंदर कोई नहीं जाता, बस इतना ही। लेकिन कारण क्या है? कारण तो मुझे नहीं पता। गांव के लोग कहते हैं कि वहां कुछ अलौकिक चीजें हो सकती हैं, बस इतना ही। ठीक है, जो कहा है पहले उसका पता लगाओ,
फिर देखते हैं। उस दिन जैसे तैसे बीत गया, लेकिन पुलिस पर हुए इस हमले की खबर ने पूरे गांव को डर से भर दिया था। जो लोग रक्षक थे, अब उनकी ही जान खतरे में थी। उच्च अधिकारियों को शेखर के बयान के आधार पर जवाब देना पड़ा, वरना इस मामले पर सवाल उठना तय था। अब देव कुमार से गांव के इतिहास के बारे में जानकारी लेना बेहद जरूरी हो गया था। अगले दिन दोपहर में देव कुमार एक महत्वपूर्ण खबर लेकर आया। उसने उत्साह से बताया, सर, इस थाने से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक इतिहास के प्रोफेसर रहते हैं। उनकी उम्र 90 साल है। फिर उसने विस्तार से समझाया, उन सज्जन का मुख्य काम आसपास के गांवों का इतिहास इकट्ठा करना है। दरअसल यह रुचि उनके परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही है। उनके पिता भी अलग अलग समय की ऐतिहासिक घटनाओं को अपनी पद्धति से दस्तावेज करते थे। देव कुमार ने एक और दिलचस्प बात जोड़ी। उनके घर में एक निजी लाइब्रेरी है, जिसे उन्होंने खुद तैयार किया है। इस लाइब्रेरी में लगभग पिछले 200 वर्षों का इतिहास दर्ज है। यह मुख्य रूप से आसपास के 16 गांवों और इस जिले के इतिहास से समृद्ध है। यह सुनकर राजेंद्र बाबू ने तुरंत फैसला लिया कि वे उनसे मिलेंगे। जब देव कुमार और राजेंद्र बाबू उनके घर पहुंचे, तो प्रमोद दासगुप्ता नाम के सज्जन ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उम्र के कारण वे थोड़े झुके हुए लगते थे, लेकिन उनके हाथ पैरों में अब भी ताकत और ऊर्जा थी। जैसे ही वे घर के अंदर पहुंचे, ठीक सामने उनकी विशाल लाइब्रेरी थी। प्रमोद बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, बताइए दरोगा बाबू, इस बूढ़े आदमी से आपको कैसे मदद मिल सकती है? राजेंद्र बाबू ने पहले विनम्रता से हालचाल पूछा, आप कैसे हैं? इस उम्र में भी आप लगातार काम कर रहे हैं, क्या इससे कोई परेशानी या तकलीफ नहीं होती? प्रमोद बाबू ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, थोड़ी बहुत तो होती ही है। आखिरकार जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर खड़ा हूं। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। राजेंद्र बाबू ने तुरंत टोका, अरे नहीं नहीं, ऐसी बातें मत कहिए। आप जैसे लोगों को तो और भी लंबे समय तक जीना चाहिए। प्रमोद बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप सबका प्यार बना रहा तो उम्मीद है कि और जी पाऊंगा। खैर बताइए, क्या लेंगे? चाय चलेगी? चाय? लेकिन कौन बनाएगा प्रमोद बाबू? राजेंद्र बाबू ने चुटकी ली, कौन? और कौन बनाएगा? रघु है, वही बनाएगा। आप दूध वाली चाय पिएंगे ना? हाँ, जब आप कह रहे हैं तो थोड़ा सा चाय हो जाए। प्रमोद बाबू ने रघु को आवाज लगाई और वह चाय बनाने के लिए चला गया। चाय का आदेश देकर प्रमोद बाबू ने गंभीर स्वर में पूछा, हाँ अब बताइए दरोगा बाबू, मामला क्या है? मुझे एक गांव का इतिहास जानना है। शायद आपने सुना होगा कि पिछले कुछ दिनों से भैरवगढ़ गांव में चमत्कारी तरीके से लोगों की मौत हो रही है। हमारी पुलिस के एक सदस्य की किस्मत अच्छी थी कि वह बच गया, लेकिन लगभग हर दिन लोग मारे जा रहे हैं। राजेंद्र बाबू ने थोड़ी गहरी सांस ली और कहा, शुरू में मैंने भूत प्रेत के सिद्धांत को नकार दिया था, लेकिन अपनी आंखों के सामने जो घटना देखी, उसके बाद अब इसे पूरी तरह नकार नहीं पा रहा हूं। प्रमोद बाबू ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या ये घटनाएं किसी विशेष जगह पर हो रही हैं? नहीं, घटनाएं किसी विशेष जगह पर नहीं हो रही हैं, लेकिन एक बात सभी मामलों में सामान्य है, वह है जंगल और वहां से निकलने वाली रोशनी। प्रमोद बाबू ने गंभीरता से कहा, जंगल? अच्छा, यह 2024 का साल है ना? हाँ, 2024। क्यों? थोड़ा रुकिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने पिता से इस तरह की किसी घटना के बारे में सुना था। 1 मिनट दीजिए। इसके बाद प्रमोद बाबू लगभग 15 मिनट तक अपनी लाइब्रेरी के कोने कोने में कुछ खोजते रहे। इस बीच रघु चाय बनाकर ले आया। राजेंद्र बाबू और देव कुमार ने चाय की चुस्कियां लेनी शुरू कर दी, लेकिन प्रमोद बाबू ने हार मानने से इनकार कर दिया। अचानक वे एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए। डायरी के पन्ने पलटते हुए उन्होंने राजेंद्र बाबू के पास बैठते हुए चाय का प्याला उठाया। एक घूंट लेते हुए बोले, हाँ तो दरोगा बाबू, आप क्या कह रहे थे? भैरवगढ़ का इतिहास है ना? हाँ, कुछ याद आ रहा है। बताइए, क्या जानना चाहते हैं? राजेंद्र बाबू ने गहरी आवाज में कहा, जी ये बहुत जरूरी है, कृपया बताइए।
प्रमोद बाबू ने एक पल को रुककर पूछा, लेकिन पहले एक बात बताइए, अब तो इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ वहीं से देखा जा सकता है, फिर आप मेरे पास क्यों आए? राजेंद्र बाबू मुस्कुराए और बोले, हाँ, हमने पहले ही इंटरनेट पर खोज की थी, लेकिन हर जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं होती। उन्होंने थोड़ा झुककर कहा, आखिरकार लोग ही वह जानकारी इंटरनेट पर डालते हैं, और अगर लोगों के पास वह जानकारी ही ना हो तो वे डालेंगे कैसे? ऐसे मामलों में आप जैसे अनुभवी और ज्ञानी व्यक्तियों की ही जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं आपके पास दौड़ा आया। प्रमोद बाबू मुस्कुराए। उनकी आंखों में अब सहानुभूति और सहयोग की झलक थी। ठीक है दरोगा बाबू, चलिए मैं बताता हूं, लेकिन जो आप सुनेंगे वह आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, बताता हूं। बहुत छोटी उम्र में मैंने यह कहानी अपने पिता से सुनी थी, इसलिए यह सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। बाद में मुझे उस समय के उनके लिखे हुए नोट्स मिले। प्रमोद बाबू ने गहरी सांस लेकर कहा, यह उस समय की बात है जब स्वतंत्रता संग्राम की लहर गांव-गांव और शहरों में उथल-पुथल मचा रही थी। युवा खून भारत माता को आजाद कराने की प्रतिज्ञा से उबल रहा था। उन्होंने जोड़ा, भैरवगढ़ और आसपास के गांव भी क्रांति की इस आग से जल रहे थे। भारतीय वीर सेनानी ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से हिला रहे थे। अंग्रेजों के लिए साहसी और जुझारू गांव वालों का मुकाबला करना लगभग असंभव हो गया था। प्रमोद बाबू ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, ब्रिटिश सरकार ने अपनी कुटिल चालों से अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे क्रांतिकारी राज्यों को दबाने की योजना बनाई। वे लोहे को लोहा काटता है की तर्ज पर गढ़वाली के खिलाफ गढ़वालियों का ही इस्तेमाल करने का निर्णय लेते हैं। भैरवगढ़ और आसपास के उथल पुथल वाले गांवों को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने कमलिनी सिंह नाम की एक महिला को भेजा। कमलिनी सिंह जैसी क्रूर महिला बहुत कम थी। वह कई बार केवल शक के आधार पर लोगों को पकड़ लेती थी, चाहे कोई सबूत हो या न हो। उनके अत्याचार इतने भयानक थे कि कई परिवार गुम हो जाते थे। उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, मौत के बाद शुरू होती थी उनकी असली बर्बरता। उन्होंने मरे हुए लोगों के शरीर के टुकड़े काटकर उन्हें पकाकर खाने का काम शुरू कर दिया। कोई उन्हें देखने वाला नहीं था, कोई सवाल करने वाला नहीं था। यह भयानक पद्धति उन्होंने यहां शुरू की। प्रमोद बाबू की आवाज और गंभीर हो गई। इसके अलावा उनका एक और भयानक दोष था। युवकों को देखते ही उनकी कामुकता और लालसा हावी हो जाती थी। वह इन्हें अपना शिकार बनाती थी और बाद में बेरहमी से मार डालती थी। कहा जाता है कि उन्होंने करीब 200 युवकों को इस तरह अपना शिकार बनाया और उनकी जान ले ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रमोद बाबू ने आगे कहा, ऐसे भयानक उत्पीड़न के दौर में भी इस गांव का एक युवा विशाल निडर होकर खड़ा हुआ। वह उस समय पढ़ा लिखा और शिक्षित युवक था। उसने कमलिनी के अत्याचारों को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित किया और एक सामाजिक प्रतिरोध खड़ा करने का प्रयास किया। कमलिनी की नजर विशाल पर पड़ी और उसे थाने में पकड़कर लाया गया। उस युवा को चरम अपमान और यातनाएं दी गईं। अपनी इज्जत और आत्मसम्मान बचाने के लिए उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। प्रमोद बाबू की आंखों में गहरा दुख झलक रहा था। राजेंद्र बाबू और देव कुमार उनकी बातों को पूरी तन्मयता से सुन रहे थे। जैसे ही यह खबर चारों ओर फैल गई, गांव वालों में भारी उत्तेजना फैल गई। हर कोई अपने घर में मौजूद धारदार औजार लेकर थाने के चारों ओर इकट्ठा हो गया। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने हवा में गोलियां भी चलाईं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कमलिनी की पुलिस टीम के बाकी सभी पुलिसकर्मी कमलिनी को छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गए। कमलिनी ने गांव वालों के हमलों से बचने के लिए भैरवगढ़ के जंगल में शरण ली। उस जंगल के भीतर एक पुराना कुआं था जिसमें पानी बहुत कम था। जब गांव वालों ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो उसने उस कुएं में छलांग लगा दी। गांव वालों ने कुएं में मिट्टी का तेल डालकर उसमें आग लगा दी और कुएं को ढक दिया। कमलिनी उस कुएं में जलकर मर गई। कुछ दिनों तक कोई उस जगह पर नहीं गया, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद से गांव के लोग एक अजीब जीव के काटने से मरने लगे। उस जीव को कोई देख नहीं पाता था, लेकिन वह काटकर लोगों का मांस नोचकर खा जाता था। जब कई लोग इस तरह मारे गए तो गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि कुएं में जलकर मरी कमलिनी की अशांत आत्मा ही अपनी पुरानी आदत के चलते मांस खा रही है।
उन्होंने कहा कि कमलिनी के शरीर का पूरी तरह से अंतिम संस्कार करना जरूरी है, लेकिन उसका शरीर कुएं के अंदर इस तरह फंस गया था और जलकर चिपक गया था कि उसे निकालकर अंतिम संस्कार करना संभव नहीं था। इसलिए तांत्रिक ने अपने उपायों से उस कुएं को सील कर दिया और कमलिनी की आत्मा को उसी कुएं में बंद कर दिया। तांत्रिक ने गांव वालों को सख्त निर्देश दिया कि कोई भी जंगल में न जाए। तभी से कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता। आज के समय में भले ही लोग इस घटना का पूरा इतिहास न जानते हों, लेकिन यह सबको पता है कि जंगल के पास जाना मना है। गांव के लोग इस नियम का पालन करते हैं और बच्चों को भी बचपन से सिखाया जाता है कि जंगल के किनारे या अंदर न जाएं। राजेंद्र बाबू ने गहरी आवाज में कहा, अब मुझे समझ में आया कि क्यों जंगल के पास कोई नहीं जाता। यह बात आजकल के युवाओं को तो पता भी नहीं होगी। वे केवल इतना जानते हैं कि जंगल के पास न जाना है और इसे बिना सवाल किए मानते आ रहे हैं। हाँ, अब समझ में आ रहा है प्रमोद बाबू, लेकिन तांत्रिक ने उसे कुएं को कैसे बंद किया था? प्रमोद बाबू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जितना मैंने अपने पिता की डायरी में पढ़ा, उसके अनुसार कुएं को किसी तरह से ढक्कन से ढक दिया गया था। उन्होंने आगे बताया, इससे पहले मंत्र पढ़कर और विभिन्न विधियों के माध्यम से उस आत्मा को जबरदस्ती कुएं के अंदर बंद कर दिया गया। फिर ढक्कन पर कुछ मंत्रों से बंधी लाल रस्सियां, शायद उसे धागा कहा जाता है, बांध दी गई। यही अंतिम समाधान था। बस इतना ही मैं जानता हूं। राजेंद्र बाबू के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उनके गंभीर चेहरे को देखकर प्रमोद बाबू ने पूछा, आप इतने चिंतित क्यों हो गए? क्या कुछ हुआ है? राजेंद्र बाबू ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, बस सोच रहा हूं, क्या यह संभव है कि वह बाधा किसी तरह टूट गई हो और वह अतृप्त आत्मा बाहर आ गई हो? उन्होंने अपनी बात जारी रखी। जो आत्मा मानव मांस खाने की अपनी अजीब आदत से ग्रस्त थी, क्या वह फिर से बाहर आकर उपद्रव मचा रही है? प्रमोद बाबू ने हैरानी से पूछा, आप इन बातों पर विश्वास करते हैं? राजेंद्र बाबू ने गंभीरता से जवाब दिया, एक कानून के रक्षक के रूप में मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता और न ही इन्हें मानता हूं, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे नजरअंदाज करना भी आसान नहीं है। प्रमोद बाबू ने उत्सुकता से पूछा, आपने क्या देखा? राजेंद्र बाबू ने थोड़ा रुककर कहा, माफ करें, इस समय इस विषय पर मैं कुछ नहीं कह सकता। प्रमोद बाबू मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अगर समय मिले तो मेरी लाइब्रेरी को एक बार घूम कर देख सकते हैं। राजेंद्र बाबू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, देखूंगा, लेकिन आज नहीं, किसी और दिन आऊंगा। आज मुझे जाना होगा, अभी बहुत सारी जांच पड़ताल बाकी है। प्रमोद बाबू ने फिर मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आइएगा जरूर। आपसे थोड़ी देर बात करके बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, आप भी अपना ख्याल रखिए और सावधान रहिए, राजेंद्र बाबू ने जवाब दिया। इसके बाद वे वहां से निकलकर गाड़ी में बैठे और थाने की ओर रवाना हो गए। गाड़ी की खामोशी में राजेंद्र बाबू का दिमाग संभावनाओं और सवालों से घिरा हुआ था। राजेंद्र को चिंतित देखकर देव कुमार ने पूछा, कोई उत्तर मिला? राजेंद्र ने गहरी आवाज में कहा, पूरा तो नहीं, लेकिन अगर भूत वाली बात सच है तो जो मैं सोच रहा हूं वही तुम भी सोच रहे हो। देव कुमार ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, अगर भूत का सिद्धांत सही है तो हो सकता है कि जंगल में मंत्रों से सील किया हुआ उस कुएं का ढक्कन किसी तरह हट गया हो और वहीं से वह आत्मा बाहर निकलकर अपनी भूख मिटाने के लिए इस तरह से हमला कर रही हो। राजेंद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, हो सकता है, लेकिन उपाय क्या है? देव कुमार ने थोड़ा सोचकर कहा, लोहे को लोहा ही काट सकता है, इसलिए इसे रोकने का उपाय फिर से किसी तांत्रिक के पास ही होगा। लेकिन अगर ऐसा करना है तो यह सरकार की नजरों से बचकर करना होगा। उन्होंने जोड़ा, सरकारी प्रक्रिया में रहते हुए यह सब करना संभव नहीं है, हमें इसे पर्दे के पीछे ही करना होगा। लेकिन उससे पहले हमें और पुख्ता होना होगा। जो कुछ अपनी आंखों से देखा है उसके बावजूद हमें अपना काम करना ही होगा। इतने में गाड़ी थाने पहुंच गई। थाने के चारों ओर लगभग 150-200 ग्रामीण इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने घबराते और गुस्से से बताया, आज सुबह भी एक व्यक्ति लापता हो गया जो शौच के लिए बाहर गया था। गांव वालों का गुस्सा चरम पर था। राजेंद्र और उनकी टीम को देखकर उनका गुस्सा और भड़क गया। उनकी केवल एक ही मांग थी,
गांव के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। काफी मुश्किलों के बाद पुलिसकर्मी किसी तरह गांव वालों को समझाने और शांत करने में सफल हुए। उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि उनकी सुरक्षा का हर संभव प्रयास किया जाएगा। बड़ी मुश्किल से ग्रामीण थाने के सामने से हटे। इस लापता होने की घटना ने पुलिस पर पहले से अधिक दबाव डाल दिया था। जैसे ही माहौल थोड़ा शांत हुआ, अचानक थाने के मुख्य द्वार के सामने एक लंबी मानव आकृति खड़ी दिखाई दी। माथे पर तिलक और शरीर पर राख लपेटे हुए व्यक्ति को देखकर यह साफ लग रहा था कि वह एक तांत्रिक है। जब वह थाने के मुख्य गेट के सामने खड़ा था तो एक द्वारपाल उसके पास आया और पूछा, क्या चाहिए? तांत्रिक ने ठंडी आवाज में कहा, राजेंद्र बाबू से मिलना है। क्या काम है? यह उन्हीं से कहूंगा। द्वारपाल ने झुंझलाते हुए कहा, इस समय बहुत काम है, अभी समय नहीं है, आप बाद में आइए। गांव में वैसे ही कई लोग मारे जा रहे हैं और लापता हो रहे हैं, आप बाद में आइए। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, इसी विषय में बात करने आया हूं। द्वारपाल ने गुस्से से जवाब दिया, इस समय मजाक मत कीजिए, जाइए, अभी आप यहां से चले जाइए। तांत्रिक ने एक तीखी नजर डालते हुए कहा, धीरज तुम्हारा नाम है ना? और तुम्हारी मां को डॉक्टर को दिखाओ, वह ठीक से बता नहीं पा रही है, लेकिन उन्हें पिछले कुछ दिनों से पेट दर्द हो रहा है। द्वारपाल चौंक गया, आपको यह सब कैसे पता और मेरा नाम कैसे जानते हैं? तांत्रिक ने शांत स्वर में कहा, मैं सब जानता हूं, अब क्या मुझे अंदर जाने की अनुमति मिलेगी? द्वारपाल ने हक्का बक्का होकर तांत्रिक को जाने दिया। तांत्रिक सीधे थाने में दाखिल हुआ और राजेंद्र बाबू के कमरे तक पहुंच गया। उस समय राजेंद्र बाबू और देव कुमार किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। तांत्रिक को देखकर देव कुमार ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं और अचानक इस कमरे में कैसे आ गए? अगर कोई शिकायत है तो बाहर जाकर बताइए, हमारे लोग वहां हैं, वे आपकी बात सुनेंगे। तांत्रिक ने धीरे से कहा, मैं यहां कोई शिकायत दर्ज कराने नहीं आया हूं, मैं कुछ बात करने आया हूं। तो हमारे लोग बाहर हैं, उनसे बात कीजिए, हम यहां एक जरूरी चर्चा कर रहे हैं। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, जिस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं मैं उसी के बारे में बात करने आया हूं। राजेंद्र बाबू चौंक कर बोले, मतलब आपको पता है कि हम किस बारे में सोच रहे हैं? तांत्रिक ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, चामुंडा देवी की कृपा और सालों की साधना के कारण मुझे कुछ बातें समझ में आती हैं। मैं इस गांव में हो रही एक के बाद एक हत्याओं के बारे में बात करने आया हूं। मैं पास के गांव के श्मशान में रहता हूं। यह सुनकर राजेंद्र और देव कुमार दोनों थोड़ा चौकन्ने हो गए। राजेंद्र बाबू ने गंभीर स्वर में कहा, तो आप इस मामले के बारे में क्या जानते हैं? तांत्रिक ने सहजता से पूछा, क्या मैं बैठ सकता हूं? देव कुमार ने उसकी ओर एक कुर्सी खींच दी। राजेंद्र बाबू ने चाय मंगवाई और तांत्रिक को अपनी बात कहने का अवसर दिया। कमरे का माहौल गहरा और रहस्यमय हो गया। तांत्रिक की बातों का अब इंतजार था। तांत्रिक ने बोलना शुरू किया, मेरा नाम नागेश्वर है, मैं पिछले 25 वर्षों से तंत्र साधना कर रहा हूं। मेरे पास अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति और मदद के लिए। मैं सही तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश करता हूं, अगर उससे किसी को नुकसान ना हो। राजेंद्र ने गहरी आवाज में कहा, अच्छा, उसके बाद? नागेश्वर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, आप लोग आज प्रोफेसर प्रमोद बाबू के पास गए थे। मुझे उम्मीद है कि आपने गांव के इतिहास के बारे में सुना होगा। कैसे एक अंग्रेज अधिकारी की कठपुतली, एक क्रूर और निर्दयी महिला पुलिस ने उस समय अत्याचार किए थे, यह आपने समझा होगा। राजेंद्र ने तुरंत टोका, आपको यह खबर कैसे पता चली? यह बात मेरे और देव कुमार के अलावा किसी और को पता नहीं हो सकती। नागेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा, तंत्र साधना के कारण मैं समझ और जान सकता हूं कि कहां क्या हो रहा है। आपका द्वारपाल तो कुछ समय पहले ही इसका प्रमाण देख चुका है। राजेंद्र ने गंभीर लहजे में कहा, ठीक है, आगे बताइए। यहां जो कुछ हो रहा है उसे देखने के बाद विश्वास करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। नागेश्वर ने गहरी आवाज में कहा, लगभग 2 सप्ताह पहले इस गांव के 2 लोग मेरी मदद के लिए मेरे पास आए थे। मैं आमतौर पर लोगों की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता हूं, लेकिन यह सब मेरी तंत्र साधना की सीमाओं के भीतर होता है। उन्होंने जोड़ा, यह नहीं है कि मैं किसी विशेष प्रकार के पिशाच को बार बार बुलाता हूं, मैं स्थिति के अनुसार मदद करता हूं।
लेकिन ये लोग एक बुरी मंशा लेकर आए थे। देवकुमार ने उत्सुकता से पूछा, कैसी बुरी मंशा और वे लोग कौन थे? नागेश्वर ने कहा, सब कुछ बताता हूं। ये एक पति पत्नी थे। जुआ खेलते खेलते यह परिवार लगभग बर्बाद हो चुका था। पत्नी गृहिणी थी और पति एक छोटी नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह से उनका गुजारा हो रहा था, लेकिन उन्हें अधिक पैसे की लालच थी। आसपास के लोगों के विलासितापूर्ण जीवन ने उन्हें भी यह सब पाने की चाह दी। उन्होंने गहरी सांस ली और जारी रखा। इस चाह में पति ने जुआ खेलना शुरू किया। पैसे के लालच में वह हर चीज गंवाता चला गया। उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि वह कर्ज में डूब गया। इस दौरान किसी ने उसे मेरे बारे में बताया। फिर वह अपनी पत्नी के साथ मेरी शरण में आया। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजेंद्र और देवकुमार इस बात का इंतजार करने लगे कि नागेश्वर आगे क्या बताएगा, लेकिन उनके मेरे पास आने के पीछे एक और वजह थी। किस तरह की वजह? राजेंद्र ने गंभीरता से पूछा। वे चाहते थे कि मैं पिशाच सिद्धि के माध्यम से उनकी इच्छाओं को पूरा करूं। उनकी मंशा थी कि पिशाच सिद्धि के जरिए चोरी और डकैती करके वे रातों रात अमीर बन जाएं। नागेश्वर ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, उन्होंने यह भी कहा कि जो कुछ भी उन्हें इस तरह से मिलेगा उसका 40% वे मुझे देंगे, लेकिन मैंने इस तरह के अनैतिक काम के लिए सहमति नहीं दी। देवकुमार ने उत्सुकता से पूछा, फिर आपने क्या किया? नागेश्वर ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने अनजाने में एक बड़ी गलती कर दी। राजेंद्र ने तुरंत सवाल किया, किस तरह की गलती? मैंने उनके सामने उस जंगल में मौजूद कुएं और उसमें बंद एक पिशाची आत्मा के बारे में बात कर दी। मैंने उन्हें बताया कि अगर उनकी मंशा सही होती तो मैं खुद उस शक्तिशाली पिशाच को नियंत्रित करके उसे सही कामों में लगाता। आपने जो सुना है वह सही है। उस कुएं में जिस आत्मा को कैद किया गया था वह इतने वर्षों में एक पिशाच में बदल चुकी है। वह जितनी शक्तिशाली हो चुकी है उतनी ही उसकी भूख भी बढ़ गई है, क्योंकि वह इतने सालों से बंद थी। उसे नियंत्रित करके अच्छे कामों में लगाया जा सकता था, लेकिन उनकी मंशा खराब थी। आपके पास कौन कौन आया था? नागेश्वर ने बिना झिझके कहा, गांव में सबसे पहले मारे गए 2 लोग, सुरेश और राधिका, उनकी मौत के लिए वे खुद जिम्मेदार हैं। न केवल वे अपनी जान गंवा बैठे, बल्कि पूरे गांव के लिए मुसीबत खड़ी कर गए। अब पूरे गांव पर यही संकट मंडरा रहा है। आपकी मदद के बिना वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? राजेंद्र ने गंभीरता से पूछा। नागेश्वर ने धीमे स्वर में कहा, मेरे द्वारा मना किए जाने के बाद वे अलग अलग तरीकों से जानकारी जुटाने लगे कि इसे कैसे अंजाम दिया जा सकता है। इस मामले में आपका इंटरनेट उनके लिए बहुत बड़ी मदद बन गया। उन्होंने समझाया। वहीं से उन्होंने भाषा और जानकारी जुटाई और कुछ दिन पहले उस जंगल में प्रवेश किया जहां पिछले 100 वर्षों से किसी इंसान ने कदम नहीं रखा था। उन्होंने दिन के समय वहां जाने के बजाय शाम के हल्के अंधेरे का समय चुना ताकि किसी की नजर उन पर न पड़े। वे इतने पागल हो चुके थे कि उनके मन में थोड़ा भी डर नहीं बचा था। आधी अधूरी जानकारी के आधार पर उन्होंने कुएं के ऊपर बंधी रस्सी को काटकर ढक्कन खोल दिया और उस पिशाचिनी को मुक्त करने की कोशिश की ताकि उसे अपने काम में लगाया जा सके। लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। पिशाचिनी मुक्त होकर सबसे पहले राधिका के शरीर पर कब्जा कर लेती है और फिर सुरेश पर हमला करती है। सुरेश को वह जिंदा खाना शुरू कर देती है। उसकी चीखें अंधेरे में खो जाती हैं। नागेश्वर ने गहरी सांस ली और कहा, उस अशरीरी शक्ति ने राधिका के शरीर में प्रवेश कर उसे एक महिला दैत्य का रूप दे दिया। राधिका के शरीर के अंदर घुसकर वह दैत्य बन गई। सुरेश के शरीर को इधर उधर घसीटते हुए वह अर्पण के घर के पास झाड़ियों में जाकर उसे खाने लगी। लेकिन तभी अर्पण घर से बाहर आ गया, जिससे उसके शिकार में बाधा आ गई। अर्पण की पत्नी के भी वहां पहुंचने से अर्पण की जान बच गई, लेकिन राधिका के शरीर को छोड़ने से पहले उस पिशाचिनी ने उसका गला मरोड़कर उसे मार डाला। राजेंद्र ने घबराकर पूछा, अब यह पिशाचिनी क्या कर रही है? नागेश्वर ने ठंडी आवाज में कहा, अब यह पिशाचिनी किसी के शरीर पर कब्जा कर लेती है और दूसरे को अपना शिकार बनाती है। यह रोज हो रहा है। जिसके साथ यह घटना घटती है उसे कुछ भी याद नहीं रहता। तो क्या बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है? देवकुमार ने सवाल किया। हाँ, बाकी लोगों के साथ भी यही हुआ है। आपने अपनी आंखों से जो देखा, जैसे आपके कांस्टेबल शेखर के साथ हुआ, या बाकी मामलों में जो हुआ,
वह सब इसी पिशाचिनी का काम है, नागेश्वर ने गहरी आवाज में कहा। वह अपनी इच्छा से अपने असली रूप में भी आ सकती है, लेकिन उसके मन में बदले की आग है और उसके पेट में भूख का तूफान। किसका बदला? राजेंद्र ने तेजी से पूछा। नागेश्वर ने गहरी आवाज में समझाया। क्या आपको याद है कि वह पिशाचिनी गांव वालों द्वारा हमला किए जाने के बाद कुएं में कूद गई थी? गांव वालों ने उसे जिंदा जलाकर मारा ही नहीं था, बल्कि लगभग 100 सालों तक उसे उस कुएं में कैद भी रखा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह पिशाचिनी अभी भी 1920 के समय में अटकी हुई है। वह सोचती है कि वही गांव वाले अब भी उसे मारने वाले हैं, इसलिए वह इस तरह एक के शरीर पर कब्जा करती है और दूसरे को मारकर अधखाया छोड़ देती है। अपनी भूख मिटाती है और जिसके शरीर को वह वश में करती है उसे भी मार देती है। इस तरह वह एक साथ 2 लोगों की हत्या कर रही है। देव कुमार ने चिंता जताते हुए पूछा, जो लोग बच गए हैं वे कैसे बच पाए? नागेश्वर ने जवाब दिया, जो लोग बच गए हैं वे केवल अपनी किस्मत के कारण बचे हैं। जो लड़का बचा था वह इस गांव का निवासी नहीं था, इसलिए वह बच गया। अगर वह इस गांव का होता तो वह भी नहीं बच पाता। उन्होंने जोड़ा, यह पिशाचिनी जिसके शरीर में प्रवेश करती है उसका शरीर पूरी तरह से बदल जाता है। राजेंद्र ने गहरी आवाज में कहा, अब क्या किया जा सकता है आपकी राय में? नागेश्वर ने सवाल किया। आज सुबह एक व्यक्ति गायब हुआ है ना? राजेंद्र ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, आज सुबह ही एक व्यक्ति गायब हुआ है। नागेश्वर ने कहा, अब वह उसे अपने कब्जे में लेकर अपने पास रख चुकी है। सही समय आने पर वह उसे इस्तेमाल करेगी। उसने उसे इस जंगल के भीतर कहीं कैद कर रखा है। राजेंद्र ने तीखे स्वर में पूछा, तो अब क्या किया जाए? नागेश्वर ने कहा, कुछ नहीं, हमें एक जाल बिछाना होगा। शिकार को पकड़ने के लिए शिकारी को बाहर निकलने पर मजबूर करना होगा। देव कुमार ने उत्सुकता से पूछा, आप किस तरह के जाल की बात कर रहे हैं? नागेश्वर ने गंभीरता से कहा, सुनिए, वह जो भी उसके सामने आता है उसे वश में करके अपनी भूख और बदला एक साथ पूरा करने की कोशिश कर रही है। हमें उसे उसी की योजना से रोकना होगा। जो लोग जंगल के पास रहते हैं उन्हें घर से बाहर न निकलने की सख्त हिदायत दें। यह सुनिश्चित करें कि जब तक हमारी तरफ से कोई सूचना न मिले तब तक वे अपने घरों में ही रहें। राजेंद्र ने गंभीरता से कहा, साथ ही उस क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात करें ताकि वह पिशाचिनी किसी पर हमला न कर सके। अगर वह एक साथ कई लोगों को देखेगी तो खुद को रोक लेगी। नागेश्वर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इसके बाद मुझे आज का दिन दें। उस पिशाचिनी को रोकने के लिए मुझे कुछ तैयारी करनी होगी। जाल बिछाने के लिए आवश्यक उपकरणों की जरूरत है। वह आसानी से पकड़ी नहीं जाएगी। उसे पकड़ने के लिए सही योजना बनानी होगी। नागेश्वर ने पूछा, अच्छा, जो व्यक्ति अकेला लापता हुआ है उसका नाम क्या है? देव कुमार ने जवाब दिया, उसका नाम निखिल है। वह गांव के आखिरी छोर पर रहता था। आज सुबह वह अपने घर से बाहर निकला था और तब से लापता है। नागेश्वर ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, आप बस मेरा साथ दें। इसके बाद मैं जो करना चाहता हूं वह कर पाऊंगा। आपके सहयोग के बिना यह मुमकिन नहीं है। राजेंद्र ने पूछा, आपको और क्या चाहिए? नागेश्वर ने कहा, आपको एक और काम करना होगा। इसके लिए 5 प्रशिक्षित लोगों को तैयार रखें। राजेंद्र ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम? नागेश्वर ने धीरे धीरे कहा, उस कुएं में एक खास जगह पर कमलिनी के कंकाल का एक हिस्सा पड़ा है, उसे बाहर निकालना होगा। देव कुमार ने आशंका जताते हुए कहा, लेकिन कैसे? वहां तो पिशाचिनी पहरा दे रही होगी। नागेश्वर ने गहरी आवाज में जवाब दिया, मैं थोड़ी देर के लिए पिशाचिनी को वश में कर पाऊंगा। उसी समय आप लोग उस जगह से कंकाल का हिस्सा निकालकर मेरे पास ले आएं। उन्होंने गंभीरता से जोड़ा, मंत्र पढ़कर उस कंकाल को पवित्र अग्नि में डालना होगा, तभी वह पिशाचिनी पंचभूत में विलीन हो जाएगी। आप पूरी योजना क्या सोच रहे हैं, कृपया मुझे बताइए। राजेंद्र ने गंभीरता से पूछा। नागेश्वर ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, सुनिए, जहां से जंगल शुरू होता है उसके पहले मैं एक जगह तय करूंगा। वहां बीच में एक अग्निकुंड होगा और उसके चारों ओर जमीन पर मेरे द्वारा बनाए गए विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित चिन्ह होंगे। उन्होंने जोड़ा, मैं उन चिन्हों के भीतर उस पिशाचिनी को रोक कर रखूंगा।
आपके पास केवल 20 मिनट होंगे। इस दौरान आपको उस कुएं से कंकाल के अवशेष निकालने होंगे। मैं उस पिशाचिनी को केवल 20 मिनट तक ही रोक सकूंगा, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए आपको सब कुछ इन 20 मिनटों में करना होगा। देवकुमार ने चिंतित होकर पूछा, जंगल में कहां और कैसे खोजा जाए, यह कैसे पता चलेगा? नागेश्वर ने समझाया, यह मैं आपको पहले से बता दूंगा, लेकिन इसके पहले हमें पिशाचिनी को आकर्षित करने के लिए एक शिकार चाहिए, ताकि वह अपनी छिपी हुई जगह से बाहर आए। राजेंद्र ने चौंक कर पूछा, वह शिकार कौन होगा? नागेश्वर ने दृढ़ता से कहा, चिंता न करें, मैं स्वयं शिकार बनूंगा। मैं अपने शरीर पर एक विशेष प्रकार का जल छिड़क लूंगा, जिससे वह मेरी ओर आकर्षित होगी। तभी मैं उसे सामने लाकर निर्धारित जगह पर ले जाऊंगा। उन्होंने आगे कहा, इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। आप थोड़ी दूरी पर खड़े रहेंगे। जैसे ही वह मेरे सामने आएगी, मैं उसे बेहोश करने की एक विधि का उपयोग करूंगा। उसके बेहोश होते ही आपकी टीम जंगल में उस कुएं की तलाश के लिए जाएगी। नागेश्वर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, याद रखिए, उस समय पिशाचिनी का नियंत्रण निखिल के शरीर पर होगा। उम्मीद है मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी। देवकुमार ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, हम पूरी तरह से आपकी सहायता करेंगे। आप बस अपना काम कीजिए। ठीक है, मैंने जो कहा उसे तैयार कर लीजिए। आप सब योजना के अनुसार काम करेंगे। नागेश्वर ने चेतावनी दी, एक और बात, यह सब दिन के उजाले में करना होगा। इस बात को सुनिश्चित करें कि उस समय आसपास कोई ग्रामीण न जाए, अन्यथा उनकी उत्सुकता से योजना में बाधा आ सकती है। राजेंद्र ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करेंगे। चलिए, आज के लिए हम चलते हैं। नागेश्वर ने दृढ़ता से कहा, कल सुबह ठीक 9:30 बजे मैं यहां उपस्थित रहूंगा। दोपहर 12:30 बजे तक हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इससे पहले मैं अपनी सारी तैयारियां पूरी कर लूंगा। इतना कहकर तांत्रिक उस दिन के लिए वहां से चला गया। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। राजेंद्र और देवकुमार ने एक दूसरे की ओर देखा। यह योजना उतनी ही खतरनाक थी जितनी कि जटिल, लेकिन इसे रोकने का यही एकमात्र रास्ता था। योजना के अनुसार गांव के हर घर में जाकर सभी को सख्त हिदायत दी गई कि वे घर के बाहर न निकलें, चाहे कुछ भी हो। यहां तक कि अगर शाम के बाद कोई पुकारे तो भी बाहर न जाएं। विशेष आवश्यकता पड़ने पर ही अनुमति लेकर बाहर जाने की बात कही गई। अतिरिक्त पुलिस बल एक रात के लिए तैनात किया गया और इसे निगरानी के उद्देश्य से किया गया बताया गया। तांत्रिक नागेश्वर की सलाह के अनुसार उस दिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सख्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण सब कुछ शांत रहा। अगले दिन तांत्रिक नागेश्वर तय समय पर पहुंच गए। देवकुमार बाबू और राजेंद्र बाबू उन्हें गाड़ी में लेकर जंगल की ओर रवाना हुए। जंगल शुरू होने से थोड़ा पहले तांत्रिक ने एक जगह दिखाकर कहा, गाड़ी यहीं रोकिए। गाड़ी के पीछे विशेष रूप से प्रशिक्षित 6-7 लोगों की एक टीम भी थी, जो कठिन स्थानों से चीजें निकालने में सक्षम थी। तांत्रिक ने अपनी झोली से कई चीजें निकाली और ईंटों से एक कुंड बनाया। उन्होंने विभिन्न ज्वलनशील सामग्रियों को कुंड के आसपास सजाकर रखा। उस तय स्थान पर उन्होंने 25-30 छोटे छोटे खांचे बनाए। हर खांचे पर मंत्र पढ़कर उन्होंने उन्हें विशेष उद्देश्यों के लिए तैयार किया। इसके बाद उन्होंने अपने वस्त्र बदलकर साधारण कपड़े पहने और आम इंसान की तरह जंगल के पास चलने लगे। जंगल के पास से गुजरते हुए तांत्रिक ने अपने शरीर पर कुछ जल छिड़कना शुरू किया। यह वही मंत्रमुग्ध जल था जो पिशाचिनी को आकर्षित करेगा। काफी दूर तक जाने के बाद तांत्रिक ने अपने सिर के ऊपर से एक मरमराती आवाज सुनी। उन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि निखिल, जो पिछले दिन लापता हो गया था, एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। निखिल के चेहरे पर शिकारी जैसी मुस्कान थी, जैसे किसी भूखे शिकारी को शिकार दिखाई दे गया हो। एक दिन की भूख के बाद अपने शिकार को देखकर वह मुस्कुरा रहा था। निखिल ने तांत्रिक को देखते ही पेड़ से छलांग लगाई और उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में खून की लालिमा और चेहरे पर एक अजीब हिंसक चमक थी। जैसे ही तांत्रिक ने अपनी असली पोशाक के ऊपर पहने साधारण कपड़े उतार दिए, निखिल के शरीर पर सवार पिशाचिनी गरज उठी। निखिल का चेहरा भयावह हो गया था। उसकी आंखों में खून की लालिमा थी।
और मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं। पिशाचिनी ने चीखते हुए कहा, तू यहां क्यों आया है? तांत्रिक, क्या तू भी इनकी तरह मरना चाहता है? मेरा बदला अभी बाकी है। जब गांव के हर व्यक्ति को खत्म कर दूंगी तब मुझे मुक्ति मिलेगी। तांत्रिक ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अब तू और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, क्योंकि अब मैं तेरे सामने हूं। पिशाचिनी ने चिल्लाते हुए कहा, तो फिर मैं तेरा खून पीकर और इन सबको जिंदा खाकर अपना बदला पूरा करूंगी। यह कहते हुए वह तांत्रिक की ओर तेजी से बढ़ने लगी। तभी तांत्रिक ने निखिल के सीने पर एक ताबीज बांध दिया। ताबीज लगते ही निखिल का शरीर, जिसमें पिशाचिनी सवार थी, तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर देवकुमार और राजेंद्र बाबू तुरंत आगे आए। उन्होंने निखिल के भारी शरीर को उठाकर तांत्रिक द्वारा तैयार की गई खास जगह पर ले जाने की कोशिश शुरू की। उसी समय 6-7 प्रशिक्षित लोगों की टीम जंगल में घुस गई। तांत्रिक ने वहां पहले से ही पवित्र अग्नि प्रज्वलित कर दी थी और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था। जंगल के भीतर टीम ने तांत्रिक द्वारा बनाए गए नक्शे के अनुसार तेजी से कुएं तक का रास्ता तय किया। जल्द ही वे उस कुएं के पास पहुंच गए। कुएं का धातु का ढक्कन पहले से ही खुला हुआ था। ऊपर से देखने पर कुएं के सूखे तल पर एक पिंजरे में बिखरी हुई कंकाल की हड्डियां दिखाई दे रही थीं। 3 सदस्य नीचे उतरे, जबकि ऊपर 4 लोगों ने रस्सी पकड़कर सहारा दिया। जैसे ही उन्होंने हड्डियों को निकालने का प्रयास किया, पास में पड़ा ढक्कन टूटकर कुएं के अंदर गिरने लगा। 2 लोग घायल हो गए और कुएं के सबसे निचले सूखे हिस्से में गिर पड़े। उनकी चोटें गहरी थीं, लेकिन वे किसी तरह हड्डियों को निकालने का प्रयास जारी रखे हुए थे। इस बीच तांत्रिक द्वारा दिया गया समय समाप्त होने को था। आखिरकार समय खत्म हो गया। जैसे ही समय पूरा हुआ, निखिल के शरीर पर सवार पिशाचिनी को होश आ गया। वह खड़ी होकर तांत्रिक की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे रोक दिया गया, क्योंकि तांत्रिक द्वारा बनाए गए मंत्रमुग्ध चिन्हों को पार किए बिना वह तांत्रिक तक नहीं पहुंच सकती थी। पिशाचिनी ने गुस्से और भूख से भरी एक भयानक चीख मारी, जिससे चारों ओर पेड़ हिलने लगे। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और मंत्रों का जाप तेज कर दिया। नागेश्वर तांत्रिक ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि देरी हो सकती है, इसलिए उसने पहले से ही मंत्रमुग्ध चिन्ह बनाए थे, ताकि 20 मिनट के बाद भी पिशाचिनी को उसके पास पहुंचने में समय लगे। उधर कुएं के अंदर से रस्सी के सहारे लटकते हुए कंकालों से भरी थैली को ऊपर खड़े लोगों तक फेंका गया। ऊपर से 2 लोग तुरंत भागकर उस थैली को तांत्रिक तक पहुंचाने के लिए दौड़ पड़े। इधर पिशाचिनी लगभग सभी बाधाएं पार कर तांत्रिक के सामने पहुंच गई। उसकी पिशाची हंसी गूंज उठी। उसने तांत्रिक को घूरते हुए कहा, मैंने तुझसे कहा था कि मेरे रास्ते से हट जा, नहीं सुना ना? अब तेरी छाती चीर कर तेरा खून पीऊंगी और तेरे शरीर से सारा मांस नोच कर खा जाऊंगी। देखती हूं आज तुझे कौन बचाता है। तुझ में मुझे हराने की हिम्मत अब भी नहीं है। पिशाचिनी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, और बस एक और बाधा बची है, मैं इसे भी पार कर लूंगी। कब तक मुझे अपने इस मायाजाल में रोक सकेगा? तांत्रिक ने शांति से जवाब दिया, जब तक मैं चाहूंगा तब तक। उसी समय जंगल से भागते हुए एक व्यक्ति ने पिशाचिनी के जीवन काल के कंकालों से भरी थैली तांत्रिक की ओर फेंक दी। तांत्रिक ने थैली पकड़ते ही उसे सीधे अग्निकुंड में डाल दिया। थैली के जलते ही पिशाचिनी जोर से चीखने लगी। उसकी चीखों से पूरा आसमान और वातावरण कांप उठा। पिशाचिनी ने चीखते हुए कहा, यह क्या है? मुझे इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? यह क्या जलाया है? तांत्रिक ने गहरी आवाज में जवाब दिया, यह तेरे जीवन काल के कंकाल हैं। इन्हें अग्नि में अर्पित कर देने से तू पंचभूत में विलीन हो जाएगी। पिशाचिनी ने तांत्रिक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हवा में उठने लगी। निखिल के शरीर से उसका नियंत्रण हट गया और निखिल का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। आखिरकार चीखते चिल्लाते हुए पिशाचिनी पंचभूत में विलीन हो गई। इसके बाद सभी ने निखिल को सहारा देकर गाड़ी में उठाया। पानी देने के बाद निखिल को होश आ गया। राजेंद्र बाबू ने तांत्रिक से कहा, अगर आप नहीं आते तो शायद इस सिलसिला को तोड़ पाना हमारे लिए संभव नहीं होता। नागेश्वर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी एक छोटी सी गलती ने इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी।
उसे सुधारना मेरी जिम्मेदारी थी। अब भैरवगढ़ गांव इस पिशाचिनी के कब्जे से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। अब यह गांव अपनी पुरानी शांति और व्यवस्था में लौट आएगा। अब चिंता की कोई बात नहीं। तांत्रिक नागेश्वर ने आसमान की ओर देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। भैरवगढ़ में एक नई शुरुआत का समय आ चुका था। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।